वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम एक पोएम डिस्कस करेंगे जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम है द ईगल। इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम बट इट्स अ वेरी पावरफुल पोएम जो डिपिक्ट करती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को। हम इस पूरे पोएम का एनालिसिस भी करेंगे, इसमें मौजूद पोएटिक डिवाइसेस को भी देखेंगे और ख़ास तौर पे क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फेडरल बोर्ड में नेक्स्ट पेपर देने हैं अभी, उनके लिए मैंने इस पोएम की पैराफ्रेज भी लिखी है और बाकी जो इसकी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। तो पोएम का टाइटल है द ईगल। इट्स अ शॉर्ट येट पावरफुल पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इट वाज पब्लिश्ड इन 1851। 1851 में ये पोएम पब्लिश की गई थी। इसकी टोटल 6 लाइन्स हैं जो कि 3 की स्टेंजा में डिवाइडेड हैं, तो 2 स्टेंजाज हैं ईच कंटेनिंग 3 लाइन्स, तो 6 लाइन्स की पोएम है। स्टेंजा 1 हम देखते हैं कि ही क्लैस्प्ड द क्रैग विद क्रूक्ड हैंड्स क्लोज टू द सन इन लोनली लैंड्स रिंग्ड विद अज्योर वर्ल्ड ही स्टैंड्स। सबसे पहले आप डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग देख लें। क्लैस्प का मतलब होता है टू होल्ड टाइटली, टू होल्ड समथिंग टाइटली, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना, उसको ग्रिप करना जो है, इसको हम कहते हैं क्लैस्प समथिंग। क्रैग कहते हैं किसी भी चट्टान को, कोई रॉक, कोई पहाड़, कोई पार्ट ऑफ द माउंटेन जिसको हम स्टिफ रॉक कहते हैं। एंड देन क्रूक्ड हैंड्स। क्रूक्ड का मतलब होता है बेंट या ट्विस्टेड, मुड़े हुए, कर्व्ड। यहाँ पर इसका जो इशारा है वो है किसी भी ईगल, किसी भी परिंदे जैसे होते हैं उन परिंदों के पंजों की तरफ जिसमें वो किसी चीज़ को पकड़ते हैं। तो द पोइट सेज कि देयर इज़ एन ईगल, और वो ईगल क्या करता है, किसी माउंटेन टॉप पे, किसी बहुत हाई माउंटेन के ऊपर, किसी बहुत हाइट वाली जगह पे बैठा हुआ है, और वो जगह क्योंकि ज़मीन से बहुत ऊपर है तो इसलिए इसको कहा गया क्लोज टू द सन। वो सूरज के करीब है, ज़मीन से दूर है, और वो अपने क्रूक्ड हैंड्स के साथ, अपने पंजों के साथ उसने क्या किया हुआ है, उस पूरे के पूरे चट्टान को, पूरे के पूरे उस पहाड़ी को या उस रॉक को जिस पे वो बैठा हुआ है उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, उसने फर्मली ग्रिप किया हुआ है। रिंग्ड विद एज्योर वर्ल्ड। एज्योर का मतलब होता है ब्लू कलर, ब्राइट ब्लू कलर, जो कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है टुवर्ड्स द कलर ऑफ द स्काई। आसमान के रंग की तरफ इसका इशारा है। रिंग्ड यानी सराउंडेड। दैट लिटिल eagle, that eagle is surrounded by the blue color, which means that is surrounded by the sky. इसकी पैराफ्रेज आप देख लें। The eagle tightly grips the steep rock with its sharp claws. अपने शार्प क्लॉज के साथ, तेज पंजों के साथ उस रॉक को ग्रिप करता है। It is positioned high in the sky. जाहिर सी बात है पहाड़ के ऊपर, तो ज़मीन से ऊंचाई पे, हवा में, हवाओं की बुलंदियों पर। Near the sun, which is close to the sun, in a remote and desolate प्लेस। रिमोट यानी जिसके आसपास कोई भी ना हो, जिसके आसपास कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई इंसान नहीं रहते। तो एक ऐसी पहाड़ी जिसके आसपास लोग नहीं रहते और उसके नीचे और दूर तक फैला हुआ एक समंदर है। ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो सराउंडेड बाय अ स्काई, एक ब्लू स्काई है जो उसके चारों तरफ फैला हुआ है, और हवा की बुलंदी पर, आसमानों की बुलंदी पर वो जो ईगल है वहाँ पर बैठा हुआ है। द वास्ट ब्लू स्काई सराउंड्स हिम एज ही स्टैंड्स देयर। जो अभी मैंने बताया कि ही सराउंडेड बाय द स्काई सर्वेइंग द वर्ल्ड बिलो। वो ईगल क्या कर रहा है, ऊंचाई पे बैठकर, ऊंची जगह पे बैठकर वहाँ से सर्वे कर रहा है, वहाँ से देख रहा है अपने नीचे ज़मीन को, अपने नीचे जो उसके लैंड है उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सेकंड स्टेंजा देखें। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स एंड लाइक अ थंडरबोल्ट ही फॉल्स। रिंकल्ड सी, रिंकल्ड, अब अगर आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान दें तो समंदर में या किसी भी जगह पर जहाँ पर पानी पड़ा होता है, आप उसमें कोई पत्थर फेंकें या जब हवा चलती है तो उस हवा से पानी के ऊपर लहरें यानी कि वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। वो जो वेव्स हैं उनको अगर आप दूर से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे पानी स्ट्रेट नहीं है, बल्कि उसमें रिंकल्स, उसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसमें दूर से आपको ऐसे नज़र आते जैसे पानी ऊपर नीचे के पैटर्न में वहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो वो जो रिंकल्स हैं, वो जो वेव्स इन द सी हैं, उनको इस यहाँ पर लिखा गया रिंकल्ड सी, यानी देयर इज़ अ सी दैट इज़ वास्ट, दैट इज़ स्प्रेड, जो कि फैला हुआ है, और वो क्योंकि उसमें वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसलिए उसको रिंकल्ड सी कहा गया।
ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, कि वो अपने माउंटेन, अपने पहाड़ की बुलंदी पर, अपने पहाड़ की ऊंचाई से क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे सीन को, समंदर को, इस सी को देख रहा है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फेल्स। अब आपको पता होना चाहिए ईगल इज़ वेरी फेमस फॉर द पावर, फॉर द पैशन, फॉर द स्पीड दैट ही हैज़। वो एक स्पीड के साथ और एक कंप्लीट ताकत के साथ, पावर के साथ अटैक करता है अपने शिकार को जिसको उसने उठाना होता है। तो वो पहाड़ की बुलंदी से फ्लाई करता है। थंडरबोल्ट यानी स्पीड ऑफ लाइट, लाइटनिंग स्पीड, समथिंग दैट इज़ वेरी फास्ट। और वो एक तेज़ी के साथ, एक स्पीड के साथ नीचे आता है और उस समंदर से कोई भी मछली, कोई भी फिश, कोई भी अपना शिकार उठाकर वापस उस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंच जाता है। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा था। इसकी पैराफ्रेज आप लोग देख लें। फार बिलो द सी अपीयर्स टू मूव स्लोली। अगर आप माउंटेन टॉप से देखते हैं तो फार बिलो यानी बहुत नीचे एक सी है, एक समंदर है जो उसको क्या कर रहा है, स्लोली अपीयर हो रहा है उसके सामने। इट्स वेव्स रिजम्बलिंग रिंकल्स फ्रॉम इट्स हाई पर्च द ईगल ऑब्जर्व्स एवरीथिंग बीनीथ इट। द वेव्स इन द सी रिजेंबल्स रिंकल्स। वो क्या कर रहे हैं, वो रिंकल्स की तरह फॉल कर रहे हैं, रिंकल्स की तरह वहाँ पर आपको नज़र आते हैं। और फ्रॉम द हाई पर्च, उस ऊंचाई से, उस ऊपर वाली जगह से, द ईगल ऑब्जर्व्स एवरीथिंग बीनीथ इट। वो अपने नीचे होने वाली हर चीज़ को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। देन इन अ सडन एंड पावरफुल मोशन, और फिर एक अचानक, सडन अचानक, और पावरफुल यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ स्पीड, इट ड्राइव्स डाउनवर्ड। वो नीचे की तरफ ड्राइव करता है, नीचे की तरफ आता है। लाइक अ लाइटनिंग फास्ट थंडरबोल्ट, बिल्कुल लाइटनिंग फास्ट स्पीड के साथ, और जैसे मैंने बताया कि अपना शिकार करके आगे चला जाता है। अब आप पहले इसका थीम देख लें। द थीम कैप्चर्स द मैजेस्टी, पावर एंड सॉलिट्यूड ऑफ एन ईगल पर्च्ड हाई अबव द वर्ल्ड। एक ईगल दैट इज़ हाई अबव द वर्ल्ड, जो दुनिया से बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, उसकी पावर, उसकी मैजेस्टी यानी ताकत, उसकी अजमत को ये रिफ्लेक्ट करता है। द फर्स्ट स्टेंजा प्रेजेंट्स द ईगल इन अ स्टेट ऑफ डोमिनेंस एंड स्टिलनेस, ग्रिपिंग द रॉक्स एंड सर्वेइंग इट्स वास्ट सराउंडिंग। पहले जो स्टेंजा में आपको ईगल दिखाया गया है एज अ सिंबल ऑफ डोमिनेंस, सिंबल ऑफ पावर, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि अपनी अंपायर, अपनी एक वर्ल्ड के टॉप पे बैठकर अपने नीचे होने वाली हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है। और इन द सेकंड स्टेंजा कंट्रास्ट दिस स्टिलनेस विद सडन एक्शन। और सेकंड स्टेंजा में वो ईगल जो आपको बिल्कुल स्टिल, पीसफुल, पुरसुकून नज़र आ रहा था, सिटिंग ऑन अ माउंटेन टॉप एंजॉइंग द व्यू, उसमें बिल्कुल सेकंड स्टेंजा में उसके ऑपोजिट, उसके कंट्रास्ट में आपको दिखाया जा रहा है कि अब वो पीसफुल नहीं रहा, अब वो अपनी मोशन में आ गया है, एक एक्शन में आ गया, सडन एक्शन टुक प्लेस देयर एंड द ईगल डाइव्स टूवर्ड्स इट्स प्रे लाइक अ थंडरबोल्ट। ठीक है, इसमें पोइटिक डिवाइसेस बहुत सारी यूज़ की गई हैं, ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि इट्स अ वेरी शॉर्ट पोइम, बट इसमें पोइटिक डिवाइसेस यूज़ की गई हैं। सबसे पहले इसमें एलिट्रेशन यूज़ की गई। एलिट्रेशन यू गाइस ऑलरेडी नो, एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन। He claps the crag with crooked hands. A repetition of the C k sound in claps and crack and crooked is the same is the use of alliteration. फिर सेम नीचे wrinkled उसमें भी यूज़ किया गया है। सेकेंडली इमेजरी है, ringed with azure word, azure color of sky color deals with vision, इमेजरी है, विजन है यहाँ पर। फिर पर्सोनिफिकेशन है और सिमरी भी यहाँ पर क्या है यूज़ की गई है, ये आप लोग यहीं से देख लें। इस पोइम की जो राइम स्कीम है, दोनों स्टेंजाज की अलग अलग करेंगे तो वो ए चलेगी, और अगर दोनों स्टेंजा की एक साथ करेंगे तो वो ए और बी की राइम स्कीम इसमें फॉलो की गई है। तो ये है आपकी पूरी पोइम। हमने इसकी पैराफ्रेज भी कर ली, इसका एनालिसिस भी कर लिया, पोइटिक डिवाइसेस भी मैंने आपको बता दिए हैं। आप अगर फेडरल बोर्ड में पेपर देने के लिए अपेयर होना चाह रहे हैं तो ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है, इट्स अ कंप्लीट नोट्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें। और इसके अलावा आप अगर आपकी कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसका नेक्स्ट कवर करूं तो वो कमेंट में लिख दें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप्स वर्किंग हार्ड, और चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।